नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं आज आपको भारत देश की एक ऐसी गाथा बताने वाला हूं। हम 75 साल आज़ादी के मनाने जा रहे हैं और हमारे देश के कानूनों पे, हमारे देश की व्यवस्था पे, यहाँ तक कि हमारी फ्रीडम पे भी विदेशी असर दिखाई देता है। और हालत ये है कि हम जो एक सभ्य देश बन गए थे विकसित होने के बाद, हमने अपना संविधान और कानून नागरिकों को सर्वोच्च रखते हुए बनाया था, उनकी नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया था। वो अब विदेशी प्रभाव में बदल दिया गया है और बदला लगातार जा रहा है। इसके लिए किसी एक पार्टी को दोष देंगे तो आप खुद को बेवकूफ़ बनाएंगे। हमारे देश के सारे राजनेताओं की प्रतिबद्धताएं संदिग्ध लगती हैं कभी कभी। आज इसी बारे में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कानूनी अधिकार देश के लोगों के छीने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कहने पे, और उसका कहां तक परिणाम हुआ है, कहां तक उसका नतीजा हुआ है और कहां तक इस देश के हालात पहुंच गए। मैं अभी हाजिर होता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अगर 17 पार्टियां, पहले यहां से शुरू करते हैं कि 17 पार्टियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। अब आपको लगेगा 17 पार्टियां विरोध कर रही हैं तो ये इसके खिलाफ ही रही होंगी, इसीलिए विरोध कर रही हैं। लेकिन इसके इतिहास पे भी जाएंगे और उनका कहना यह है कि जो ईडी का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला गलत है। अभी हम इसकी जड़ में जाएंगे। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड के इसी के दौरान अचानक खबर आती है कि नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया। बाद में उसमें करेक्शन आता है कि नहीं, वो बिल्डिंग सील नहीं की गई है, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर भी सील नहीं किया गया है। उसमें एक यंग इंडिया का दफ्तर था, उसको सील कर दिया है। बाद में पता चला कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर भी, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा, कि बड़ी भीड़ लग गई है पुलिस की और सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं। अकबर रोड से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर था वहाँ पे भी कड़े सुरक्षा इंतज़ाम कर दिए गए थे। अकबर रोड पे वही है। अचानक फिर बाद में ये सुरक्षा कम भी हो जाती है क्योंकि इस पर मसला उठता है, इस पर बवाल होता है और संसद में इस पर आवाज़ें उठने लगती हैं। यानी कुछ ऐसा होने वाला था जो टल गया है। हो सकता है सदन का सत्र ख़त्म होने के बाद हो या जो भी है, लेकिन वो टल गया है। और इसके पीछे कुछ लोगों का कहना ये है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डराने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि ये किस लिए किया जा रहा है और किस कानून के तहत किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक शब्द आता है जो सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है और वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। क्या आप जानते हैं कि भारत में ईडी जैसी अति शक्तिशाली, संविधान की मूल भावना के विपरीत शक्तिशाली और पुलिस स्टेट जैसी शक्तिशाली संस्था को बनाने का जो आइडिया है, बनाने का जो हुक्म है, जो आदेश है, जो निर्देश है और जो दिशा निर्देश है, वो विदेशी दिशा निर्देश हैं। वो हुक्म भारत के बाहर से आया है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये संस्था कितनी खतरनाक हो चुकी है। जो मैं नहीं बताऊंगा, ये हमको खुद यही नेता बता रहे हैं जिन्होंने इसको खतरनाक बनाया। एक 3 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट की। उसने कहा है कि अब आपको अगर पुलिस कस्टडी में लेते आ रही है तो उसको कारण बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों कस्टडी में लेने जा रही है। अचानक आएगी, आपको लेके चली जाएगी। कुछ लोग आएंगे, कहेंगे आपको कस्टडी में लिया जाता है, आप कह रहे क्यों? बोले हम आपको नहीं बता सकते, लेके चली जाएगी। ये प्रोविज़न इस कानून में। इसके अलावा गिरफ्तार भी अगर आपको करता है, कस्टडी के अलावा अरेस्ट भी करता है, तब भी आपको कारण नहीं बताएगा। पहले कहते थे ना कि जाओ वारंट लेके आओ, कोई कारण नहीं बता सकता ईडी। आपको जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ज़मानत की जो शर्तें हैं, जो ईडी के चक्कर में फंस रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि राहुल गांधी को जब ईडी लेने आएगी और वो हिरासत में लेके चली जाएगी या सोनिया गांधी को लेके चली जाएगी, तो वो बताएगी नहीं कि किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है। इसके अलावा जो अखबार में पढ़ लिया, जो अंदाज़ा लगा लें आप लगा लें, और इसका अगर अरेस्ट भी करती है तब भी आपको कारण नहीं बताएगी।
और जमानत की जो शर्तें हैं ना, जब सोनिया गांधी जमानत लेने जाएंगी तो उनको ये कहा जाएगा कि भाई जमानत ले लो, मिल जाएगी। क्यों, कैसे मिलेगी, आके बताओ आप कैसे निर्दोष हो। ये कहा जाएगा कि आप खुद साबित करो कि आप कैसे निर्दोष हो। जो आम तौर पे पुलिस क्या करती है, आरोप लगाती है, कोर्ट पे जाके सबूत पेश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, चीज़ें निकालती है, पेश करती है, और उसके आधार पर वो कहती है कि योर ऑनर यही आदमी अपराधी है, ये इतनी तारीख को था, इसके फिंगरप्रिंट मिले हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पुलिस बताती है और उसके बाद में फिर जाके जज सुनवाई करता है, पुलिस सुनवाई करती है कि हाँ भाई इसको ज़मानत दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेकिन ईडी के केस में अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पकड़े जाते हैं, इनको पुलिस ले जाती है, तो ईडी जो है वो इनसे कहेगी तुम बताओ, और या तुम्हारी गलती नहीं है, तो ईडी इनसे कहेगी कि तुम साबित करो कि तुम बेकसूर हो। वो कहेंगे वो तो ठीक है हम साबित कर देंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए हुजूर कि चार्जशीट में हमारे खिलाफ चार्ज क्या लिखे जिनको हमको गलत साबित करना है। इस कानून में, देश के कानून में ये है। तो ईडी के कानून में अब ये नियम बन गया है कि आपको ये भी बताया नहीं जाएगा कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या है। यानी आपको चार्जशीट भी नहीं दिखाई जाएगी, आपको गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा, और आपको जमानत भी दी जाएगी, कहने को जमानत दी जाएगी, लेकिन जमानत में आपको ये बताया ही नहीं जाएगा कि आपके ऊपर चार्जेस क्या हैं। ये कानून है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA, उसके अंदर ये प्रावधान किए हैं इस देश की सरकार ने। ये फ़ोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये तो हद हो गई, आपके पास में कोई अधिकार ही नहीं बचा। मतलब आपको बुला के अगर डाल दिया एक बार तो आप जमानत नहीं ले पाओगे। सिमिलर प्रावधान उसमें भी है UAPA में। तो वो कप्पन साहब जो केरल के पत्रकार महोदय थे, अलीगढ़ रेप केस कवर करने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया अलीगढ़ से और आज तक वो जेल में ही हैं। उनको डाल दिया, उसमें भी ऐसी प्रावधान है कि आप बताओ आप कैसे बेकसूर हो। इस तरह का कानून ये है जो हमारे देश में बना हुआ है, और इसमें जो जमानत के प्रावधान है मनमाने हैं। इसके बाद में ये जो पास हुआ है कानून, इस पर भी अगर आप आएंगे तो एक कानून जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में पास किया गया, उस कानून को भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसका जो मूल सिद्धांत है कि एक भी बेकसूर नहीं फंसना चाहिए, चाहे 100 कसूरवार छूट जाएं। यहाँ उल्टा है, चाहे 100 बेकसूर फंस जाएं, एक को आप किसी आदमी को बस कसूरवार को सजा दिला दो। ये है प्रिंसिपल। और इस कानून को जब भारत में लागू किया गया तो आपको जान के अफसोस होगा, 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उनके नाम पे बहुत सारे कीर्तिमान अंकित हैं, पता नहीं क्यों उनको महान आत्मा मान के हम लोग पूजा करते रहते हैं। और ये जब कानून लागू हुआ तो ये कानून लागू हुआ एक ख़ास परिस्थिति में इस कानून को बनाया गया, और वो परिस्थिति थी कि अमेरिका के ट्विन टावर पे हमला हो गया था। और जब अमेरिका का 9/11 होता है, उनके ट्विन टावर पे हमला होता है, तो उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया पे दबाव बनाता है और कहता है कि ऐसे कानून बनाओ जिसमें आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग की कमर तोड़ी जा सके, और उस कानून के मसौदे तैयार किए जाते हैं। UN में, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसके बाद अलग अलग देशों में सरकारों को कहा जाता है कि इसको लागू करो। और भी फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट आती हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये वो, और ये सब सरकारें भी इस कानून को सख्त पे सख्त बनाती चली जाती हैं। और आज नौबत ये है कि आज उनके खुद के नेता, चाहे वो संजय राउत हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, उनको मोदी जी अभी चाहें तो अभी यूँ उठा लेंगे और दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती है। यानी उनकी जमानत भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार इस एक्ट में डाल दिया आपको, और इस एक्ट के प्रावधान भी बड़े ग्रे एरिया हैं। कानून तो बनाने की इस भावना थी कि आतंक की फंडिंग रोकनी है, और कानून में आतंक की फंडिंग वाला तो मसला एक तरफ हो गया, आर्थिक अपराध एक तरफ हो गया। अब पॉलिटिशियंस को सबसे ज़्यादा वही फंसाए जा रहे हैं।
इसका आंकड़ा ये कहता है कि 2002 में जो कानून बना था 2005 में इसको लागू किया गया। आप देखते जाइएगा, कांग्रेस पार्टी अगर अटल बिहारी वाजपेयी पे सवाल उठाती है तो लागू उन्होंने ही किया, और 5422 केस इन्होंने लगाए, जिसमें से सिर्फ 23 में सज़ा हो सकी। इसके बाद 2014 से लेके अब तक, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इस पे जो रेड पड़ती थी उनकी संख्या 27 गुना हो गई है, 27 टाइम्स। इसके अलावा जो एक बार पड़ गया चक्कर में, उसको बोला अब तुम अपना निर्दोष साबित करो। और इसमें और भी इस तरह के जो अधिकार जो कोर्ट के अधिकार होते थे, उन अधिकारों को भी छीन के ईडी को दे दिया गया है। जो पुलिस के पास अधिकार होते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा ये बहुत बड़ा अधिकार हो गया। जैसे किसी को समन करना है, तो जो समन करने का अधिकार है और स्टेटमेंट लेने का अधिकार, वो दोनों अधिकार, और इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार, तीनों अधिकार एक ही एजेंसी को दे दिए गए, जबकि इससे पहले समन केवल मजिस्ट्रेट कर सकता था किसी भी कानून में। लेकिन ये कानून बनाया, इसमें उस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया गया, और उसके बाद समन करने का अधिकार भी उनको दे दिया। अब हालत ये है कि ईडी जो शपथ पत्र होता है, उसकी तरह से शपथ पत्र के में जो बयान दिया जाता है उसकी कानूनी बाध्यता होती है। अगर वो गलत निकला तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ईडी जो है, अब उसके सामने जो आप बयान देंगे वो शपथ पत्र की कैटेगरी में माना जाएगा। अदालत के सामने दिए गए बयान की तरह उसकी मान्यता होगी। यानी उन्होंने बंद कमरे में जो बयान ले लिया वो ले लिया। ईडी की अपेक्षा के मुताबिक अगर आपने बयान नहीं दिया तो आपको तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का जो पहले आरोप आपको अदालत में शुरू करना पड़ता था, जो ईडी में अधिकारी बैठा होगा वो खुद ही तय कर लेगा। वो लॉ का एक्सपर्ट नहीं है, वो लोगों के अधिकार, लोगों के कानूनी अधिकार का एक्सपर्ट नहीं है, वो एक सरकारी अधिकारी है जिसने लॉ पढ़ा भी नहीं है। वो किसी भी फील्ड का पढ़ा लिखा हो सकता है, वो साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है और कंपटीशन से आ गया हो। उस आदमी को सारे लीगल राइट्स जो मजिस्ट्रेट के पास होते थे वो दे दिए गए हैं, और इसके अलावा उसको इस बात से भी एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वैसे तो ये सारे मामलों में मिला हुआ है कि आप किसी मामले को, गलत मामले में भी किसी को फंसवा दोगे तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए अंधाधुंध जिसको चाहो उठा लो, केवल एक इशारा ऊपर वाला करेगा, नीचे वाले की नौकरी खतरे में नहीं है। जिसको चाहो उठा लो। सोनिया गांधी को अगर उठा के ले जाएंगे, जो उठा के ले जाएगा उसकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये कहा जाता है कि एक सिस्टम होता है आपके दफ्तर के अंदर, एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप इस नियम के तहत, कानून तो बहुत ग्रे एरिया है, जैसे सीबीआई वाला कानून भी ग्रे एरिया है, एक छोटा सा एक्ट बना के उसमें बना दिया। अब ये एक्ट कैसे आया पहले ये भी बताता चलूँ, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि धोखे से लाया गया। बजट आता है, फाइनेंस बिल, उस बजट के अंदर कुछ हिस्से अमेंडमेंट के इस सरकार ने बीच में घुसा के पास करा दिए, और उन अमेंडमेंट्स में ये जो विशेषाधिकार दिए गए ईडी को, अंधाधुंध अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार शामिल हैं। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि पूरा इतना बड़ा फाइनेंस बिल होता है, इतना बड़ा बजट होता है, उसके अंदर उसको विशद चर्चा तो होती नहीं सदन में, यानी देश की संसद में भी चर्चा नहीं हुई इस कानून पे, ये पास हो गया। अब आप कहें चर्चा तो फॉर्मेलिटी के तौर पे हो गई है, उस पर जो भी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा हुआ होगा, 4 घंटा। और उससे भी बड़ी चीज़ ये हुई है कि फाइनेंस बिल में पास करने का मतलब ये होता है कि इसको फिर राज्यसभा नहीं जाना अनुमोदन के लिए। फाइनेंस बिल अगर लोकसभा में पास हो गया तो पास हो गया, बजट जो होता है उसको राज्यसभा नहीं जाना होता, ना उसमें संशोधन हो सकता राज्यसभा जाने के बाद। इस तरह से ये कानून इस देश की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। अब उससे भी एक बड़ी चीज़, जब ये सरकार आई और 2019 में इसने ये वाले सारे जो परिवर्तन किए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ड्रैकोनियन चेंजेस जिसको कहा जा रहा है, इसको कहने के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी और भी मज़ेदार बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कानून एकदम सही है। 3 जजेस की बेंच इसको सही घोषित कर दे रही है, और इसीलिए 17 दलों के लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि टेंशन ये है कि उन्होंने देश के नागरिकों के खिलाफ असीम शक्तियां तो एजेंसीज को दे दी थी नेताओं ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो असीम शक्तियां एजेंसीज को दे रहे हैं उनका दुरुपयोग कल हमारे ऊपर ही हो सकता है। तो आज छटपटा रही हैं पार्टियां
क्योंकि ये सरकार उनके खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। कल वो पावर में आएंगे, फिर वो दुरुपयोग करने लगेंगे तो ये छटपटाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की कि जब ये कानून आया था तब सारे चुप क्यों थे? क्योंकि इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस थीं जो इस कानून को पूरी दुनिया में बनवा रही थी, पूरी दुनिया में लागू करवाना चाहती थी। और उन फोर्सेस से पंगा कोई लेना चाहता नहीं था। तो अपने देश की न्याय व्यवस्था को चौपट कर दो, लोगों के अधिकार, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार सब रोन दो। अब ये तो सोनिया गांधी हैं जिनको अगर ईडी उठा के ले जाती है तो बाहर 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। कल को मोदी जी जाएंगे तो उनके भी साथ भी इतने ही लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन गुड्डू पान वाला जब जाएगा तो क्या होगा? उसके लिए कौन आएगा? वो तो अंधे कूप में है, उसको पकड़ के ले गए। क्यों ले जा रहे हो साहब? चलो चुपचाप बोल दिया तो तुम कारण नहीं पूछ सकते हो, तुम्हें अधिकार नहीं है। साहब ये तो बता दो कि मुकदमा किस चीज़ का है। नहीं बताएंगे तुम्हें अधिकार नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट, किस जुर्म में? नहीं बताएंगे तुम्हें अधिकार नहीं है। और वो जो अधिकारी अंदर पूछताछ करने वाला, सब कुछ करने वाला, उसका एक ऑफिस का एक नियम होता है, कोड होता है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कोड भी गुप्त रखा जाएगा, वो किसी को पता ही नहीं जाएगा कि उस अधिकारी के क्या अधिकार हैं और क्या नहीं हैं। वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। ये इस देश का हाल है। और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो बेल है और जो जेल है, उनमें से बेल मनुष्य का अधिकार है, जेल एक्सेप्शनल केस में होनी चाहिए। और यहाँ ऐसा कानून बना हुआ है, यहाँ बेल हो ही नहीं सकती आपकी। जब आपको पता ही नहीं है तो आप प्ली क्या करोगे? आपको कह दिया आप साबित करो कि आपने गुनाह नहीं किया। ठीक है भाई, साबित कर देंगे, लेकिन क्या साबित करना है नहीं पता। आप क्या बोलोगे? मैंने चोरी नहीं की। वो कह हमने चोरी का इल्ज़ाम तो इनके ऊपर लगाया ही नहीं है जी, डालो जेल में। अब वो कह रहा है भाई साहब मेरे को बता तो दो कि मुझे किस चीज़ में बेकसूर साबित करना है, बस हम नहीं बताएंगे। ये कानून है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इस सब में हम आप सब लोग, आम लोग ये सोच लें कि सरकार के पास तो असीम ताकत आ गई, इंस्पेक्टर राज आ गया, आप बोल सकते हैं इसको। किसके लिए? किसके लिए इस देश के संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ की गई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप बताइए, जैसे पुलिस की FIR होती है, इसकी ECIR होती है। अब उस ECIR में क्या लिखा हुआ है? आप सोचो, आपके खिलाफ आप गिरफ्तार हो गए हो, आपके खिलाफ FIR में क्या लिखा हो ये आपको नहीं बताएंगे हम। भारत के संविधान का आर्टिकल 20 और 21 सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया और ये फैसला पास कर दिया। कोर्ट की नीयत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन फैसले दिए, अच्छा काम किया, हमेशा करता रहा, उसके फैसलों पे कोई शक किसी को नहीं है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है ना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसको सोचा जाना चाहिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आप बताइए, एक अधिकारी, छोटा सा अधिकारी, वो ऑन ओथ स्टेटमेंट ले लेगा, कमरे में बंद करके ले लेगा। वो स्टेटमेंट दबाव में भी ले सकता है और इसका भी उसको अधिकार दिया गया है। अगर उसको लगता है कि जो उसके पास जो चीज़ें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको बुक कर देगा। उसको कहेगा कि आपने गलत सबूत दे दिए, पनिशमेंट दे देगा आपने अगर उसको उसके मुताबिक बयान नहीं दिया। 1998 का एक संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव था, उसका पालन करने के नाम पे, या कहें कि वो ही चाहते होंगे, इस देश के लोगों की आज़ादी का हरण कर लिया गया और एक के बाद एक सारी पार्टियों ने किया। और अब स्थिति यहाँ है कि एक बार आप गए तो आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता। और ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाला था, कोई एक क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में समझा दे कि कौन सी चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, तो मेरी भी सोच थोड़ी बढ़ जाए। बहुत ग्रे कानून है और इसमें किसी को भी कहीं भी कभी भी फंसाया जा सकता है। इसलिए इस कानून को वापस लेने की ज़रूरत है और इसीलिए इस कानून पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसी अवेयरनेस फैलाने वालों को मदद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं तो UPI ID डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। नमस्कार, जय हिंद।